दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि भारत का संविधान। ठीक है, तो भारत के संविधान से रिलेटेड 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है संविधान क्या है, दूसरा है भारतीय संविधान का निर्माण और तीसरा भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये 3 टॉपिक तो आज की इस एक पार्ट की वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। और जो 2 टॉपिक बचते हैं हमारे, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद 1 से 395 तक, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है संविधान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इंग्लिश में संविधान को अभी हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस शब्द की उत्पत्ति जो वो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई थी, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि संविधान का जो इंग्लिश वर्ड है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ठीक है, और वो शब्द क्या था। आप चलते हैं जो टॉपिक है कि संविधान है क्या बेसिकली। तो देखिए, जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांतों या नियमों को संविधान कहा जाता है। यानी कि कोई देश है, उस पर जो शासन चला रहे हैं लोग, वो शासन किन नियमों से चलाएंगे, किन सिद्धांतों के अनुसार चलाएंगे, उसी सिद्धांतों और नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो दस्तावेज होता है, यानी कि संविधान ही वह दस्तावेज होता है जो राज्य के समस्त अंगों, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको शक्तियाँ प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होता है, यानी कि अपने कर्तव्यों को करना होता है, अपने काम को करना होता है। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे हम एक्सप्लेन करें तो संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति को वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। यानी कि जो देश का सरकार है, जो राज्य की सरकार है, उसकी जो शक्ति है उसके वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है कि कैसे बांटा जाए, कैसे निश्चित किया जाए। ठीक है, और भी कई चीज़ें हम कह सकते हैं। और एक पॉइंट हम इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना था, जो कि अभी तक वर्तमान में भी शामिल है, यानी कि वर्तमान में भी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संविधान बेसिकली होता क्या है। अब चलते हैं कि संविधान की जो निर्माण है, यानी कि संविधान का निर्माण है वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको विद इमेजेस के साथ में बताने वाला हूँ कि किस तरह से वो निर्माण हुआ है। तो हो सकता है कि कॉपीराइट भी आ सकता है इस वीडियो पे, तो मैं आपके लिए ये कठिन कार्य कर रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक दूसरा है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। तो आपको बता दें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा, इनकी इमेज में आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन जब इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और संविधान सभा में इसका विरोध किया। किसका? सच्चिदानंद का। ठीक है, क्योंकि वो इनसे खुश नहीं थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें मतलब स्थायी सदस्य के रूप में संविधान सभा का चुन लिया गया। उसके बाद श्री वी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का पद नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित किया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव, और जो यह प्रस्ताव है वो 22 जून 1947 को पारित कर दिया गया संसद के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां, जैसे कि प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, या और भी बहुत सी समितियां, उनका निर्माण किया गया जिससे कि संविधान का कार्य जो है वो आसानी से हो सके। अब बात करते हैं कि विभिन्न समितियों में प्रमुख
प्रारूप समिति थी, यानी कि कई सारी समितियां बनी लेकिन उसमें से सबसे अहम समिति थी वो थी संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो कि 9 अगस्त 1947 को गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। अगर कोई पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब बात करते हैं लागू होने की। तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, क्योंकि हमारा संविधान पूरी तरह से भारत पर लागू हो चुका था। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अब इसमें बहुत संविधान सभा के निर्माण के पीछे मतलब संविधान के निर्माण में बहुत लोगों का हाथ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का है, मौलाना अब्दुल कलाम का है, आज़ाद आचार्य कृपलानी है, टी कृष्णाचारी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी जो मैंने अभी नाम बताया आपको, उन सभी ने उन्होंने भारतीय संविधान को निर्माण करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है और भारत विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान भी माना जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो पॉइंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ आसानी से समझ में आया होगा और अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, मैं सभी पॉइंट आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो पॉइंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता आती है सबसे लंबा लिखित संविधान। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता यह है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि कुछ देशों के संविधान लिखित होते हैं तो कुछ के मौखिक होते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, वहीं जबकि ब्रिटेन का संविधान की बात करें तो वो एक मौलिक संविधान का उदाहरण है। ठीक है, तो मूल रूप से भारतीय संविधान को सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भागों को विभाजित किया गया 395 अनुच्छेदों में और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ उसके बाद इसके भागों की संख्या 25 हो गई और अनुच्छेद 465 हो गए और अनुसूचियाँ हमारी 12 हो गई। और विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं, इसीलिए इसे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहा जाता है, किसे? भारतीय संविधान को। दूसरा पॉइंट, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, यानी कि भारतीय संविधान कठोर है तो लचीला भी है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो तीसरी मूलभूत जो विशेषता है वो यही है, लचीला और कठोरता का संबंध इसमें किए जाने वाले संशोधन से, यानी कि संविधान में संशोधन से। देखिए, लचीले से तात्पर्य हमारा ये है कि ऐसे उपबंधों में यानी कि ऐसे जो कानून होते हैं उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, और कठोरता से तात्पर्य है कि जो कानून है उसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध यानी कि कानून है जिसमें संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन यानी कि उनकी सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तीसरा पॉइंट है, एक सेकंड, हाँ, तीसरा पॉइंट है सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि भारत की सरकार जो है उसका संसदीय स्वरूप। तो इसमें क्या है कि भारतीय सरकार जो है वो भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्यों में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, जो बहुत हद तक विधायिका का और कार्यपालिका के समन्वय पर आधारित है। इसमें विशेष बहुमत वाले दल की सत्ता होती है और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व वाली कार्यपालिका विधायिका के समक्ष उत्तरदायी होती है, यानी कि मुख्य जो है देश का मुख्य होता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था में लोकसभा होती है, विधानसभा होती है। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो संसदीय स्वरूप है ये कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, आगे है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका।
तो इसका अर्थ है कि संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अभिभावक है। आवश्यकता पड़ने पर यह संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि संविधान में अगर कुछ व्याख्या करनी है तो वो न्यायपालिका कर सकते हैं। यह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए जाने पर रोक लगा सकते हैं। इस अर्थ में संविधान के संरक्षक मूल भूमिका निभाता है, यानी कि अगर संसद कोई कानून में परिवर्तन कर रही है, अगर न्यायपालिका को लगता है ये गलत है, तो वो उसमें क्या कर सकती है, संरक्षक भूमिका निभाते हुए उससे किए गए परिवर्तन पर रोक लगा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार। तो इस पॉइंट को मुझे समझाने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको पता है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये बहुत ईजी है। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी आपने, अगर आप 11-12 में बच्चे क्लास के बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन वे देश के प्रशासन का मूल आधार होते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे पास नीति निर्देशक सिद्धांत भी होते हैं, और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ठीक है, और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक बहुत जल्दी हम एक नया वीडियो लाएंगे, उस पर आपको बताएंगे। ठीक है, अब 7वां है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का यहाँ पे अर्थ है कि 1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत क्या ध्यान में रखा गया कि भाग 4 अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं कि इसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है, नागरिकों का कर्तव्य कि वह संविधान का पालन करे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करे, देश की रक्षा करे, कहे जाने पर देश के लिए जान देने को भी तैयार हो, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय तथा वर्ग संबंधी नेताओं को बुलाकर सद्भाव और भाईचारे की उसे बढ़ावा दें। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, वो ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका अर्थ है कि संविधान की प्रस्तावना में ये आस्था, पूजा, अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15, 16, 25, 27, 28, 29, 30 जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इन अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 25 है, फिर अनुच्छेद 16 है और अनुच्छेद है 25। ठीक है, अभी 15, 16, 25 हो गया, फिर अनुच्छेद नंबर 26 है। तो ये सभी अनुच्छेद मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन अनुच्छेद को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अनुच्छेद भी आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हमारी जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अनुच्छेद नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुच्छेद हो गए। अब हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो ये कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अर्थात वयस्क मताधिकार का जो अर्थ है वो क्या होता है कि 18 साल से व्यक्ति कोई भी है अगर भारत का, तो वो मताधिकार कर सकता है। तो वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हित की रक्षा का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है। अब बात करते हैं नागरिकता की। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी कि सभी लोग जो हैं वो समान होंगे, सभी को एक समान नागरिकता दी जाएगी। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक बनाया गया है जो संविधान लागू होने के दिन तक भारत में स्थायी रूप से रहता हो और जो भारत में पैदा हुआ हो अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो अथवा जो सामान्यतः कम से कम 5 वर्ष क्षेत्र में रहा हो। तो नागरिकता कैसे दी गई है भारत में, ये 4-5 चीज़ें हैं कि संविधान लागू होने से पहले स्थायी रूप से रहता हो, उसके पिता यहाँ रहते हो, वो पैदा हुआ हो यहाँ पे, कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो। ठीक है, और जो नागरिकता अधिनियम है हमारा वो 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए। समय समय पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन भी किए गए हैं। अब आती है बात त्रिस्तरीय सरकार की, यानी कि जो हमारी सरकार है वो 3 स्तर की है, केंद्र, राज्य और जिला। ठीक है, तो वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी संविधान में शामिल नहीं है, इसीलिए यह भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान में
एक नया भाग 9वां और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसमें एक नया भाग जोड़ा गया 9। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन में विधेयक 1992 ने एक भाग नई तथा अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को, यानी कि जो शहरी स्थानीय सरकार था, उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के तत्व और मूल संदर्भों स्पष्ट है कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संदर्भ में अद्वितीय है और यह श्रेष्ठ विशेषताओं को धारण करता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ आता है, लेकिन ये टॉपिक हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की जो हमारी ये वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए कि भारतीय संविधान, केवल संविधान क्या होता है, और भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।